वेलकम। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे 2026 के फ्यूचर में ले जाती है। सोर्स मटेरियल एक बेहद डिटेल्ड पर पूरी तरह से काल्पनिक तीसरे असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात करता है जो डोनाल्ड ट्रंप पर होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे नैरेटिव को समझते हैं कि आखिर इस कहानी के तार कहां से और कैसे जुड़ते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल पैरेलल से होती है। यहाँ 30 मार्च 1981 को प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर हुए असली हमले और इस 2026 के इमेजिनरी ट्रंप इवेंट को आमने सामने रखा गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये दोनों ही घटनाएं बिल्कुल एक ही जगह पर सेट की गई हैं, वॉशिंगटन हिल्टन होटल। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अतीत की गूंज यानी हिंसा के इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। नैरेटिव 3 अलग-अलग घटनाओं की एक क्लियर टाइमलाइन बनाता है। जुलाई 2024 में बटलर, पेंसिल्वेनिया, फिर सितंबर 2024 में वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, और अब ये अप्रैल 2026 का वॉशिंगटन हिल्टन इवेंट। देखिए, ये सिर्फ कुछ रैंडम तारीखें नहीं हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही परेशान करने वाला हिंसा का पैटर्न एस्टैब्लिश कर रही हैं। अब सीधे चलते हैं 25 अप्रैल 2026 की उस रात की तरफ, जहां हिल्टन होटल में ये पूरा केओस होता है। सोर्स डिस्क्राइब करता है कि रात ठीक 8:30 बजे व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में जैसे ही गोलियां चली, वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। टॉप ऑफिशियल्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कहानी इन पलों को थोड़ी डार्क आयरनी के साथ पेश करती है, जैसे जेडी वैंस को स्टेज से खींचकर हटाना, इवैक्यूएशन के दौरान ट्रंप का गिर जाना, तुलसी गैबार्ड का 2 टेबल्स के बीच फंस जाना और स्टीवन मिलर का अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पीछे छिपना। वहां हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्से पर, यानी वो इंसान जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सस्पेक्ट का नाम दिया गया है कोल थॉमस एलन। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इसे किसी जाने माने एक्सट्रीमिस्ट की तरह पेश नहीं करता। ये कैलटेक का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एक गेम डेवलपर है, और तो और दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी रह चुका है। उसने अपनी 38 कैलिबर पिस्टल बिल्कुल लीगली खरीदी थी और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सोचने वाली बात है, एक आम और पढ़ा लिखा इंसान आखिर इस हद तक कैसे चला गया? इसके जवाब के लिए उसके मैनिफेस्टो को देखते हैं, जिसे सोर्स ने कोट किया है। एलन ने बिना किसी सबूत के लिखा कि वो एक पीडोफाइल, रेपिस्ट और देशद्रोही के गुनाहों को अपने हाथों पर नहीं लगने देगा। ये शब्द उसके क्लियर पॉलिटिकल मोटिव्स और एक्सट्रीम स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं। पर एक ट्विस्ट भी है। इतनी लंबी टारगेट लिस्ट में उसने एफबीआई चीफ कैश पटेल को एकदम छोड़ दिया। ये डिटेल थोड़ी अजीब और सरप्राइजिंग लगती है। इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी पर उठे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनर बिल्कुल न्यूट्रली बताता है कि सीक्रेट सर्विस से उस रात कितनी बड़ी चूक हुई। टिकट्स पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ टेबल नंबर्स थे। एंट्री पर एक भी आईडी चेक नहीं हुआ। मैग्नेटोमीटर सिर्फ एक था, वो भी बॉलरूम से एक फ्लोर ऊपर। और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट के होने के बावजूद होटल आम पब्लिकली पूरी तरह खुला हुआ था। एजेंट्स एकदम रिलैक्स थे। ये बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस थे। और इन सिक्योरिटी लैप्सेस का मजाक उड़ाते हुए शूटर ने खुद अपने मैनिफेस्टो में एक अबसर्ड काम किया। उसने सीक्रेट सर्विस को बाकायदा 1 स्टार रिव्यू दे दिया। लिखा कि मैनेजमेंट में सुधार की जरूरत है, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। एक इतने सीरियस असैसिनेशन नैरेटिव में ये लाइन एक अलग ही लेवल का डार्क ह्यूमर ऐड करती है। हमले के ठीक बाद का रिएक्शन भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं था। नैरेटिव पॉइंट आउट करता है कि अटैक के 1 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने कथित तौर पर लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट हाउस में अपने लिए एक विशाल और ड्रोन प्रूफ पर्सनल बॉलरूम की मांग कर डाली। ऐसा लगा जैसे इस क्राइसिस को भी तुरंत एक नए अवसर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। जहां इतनी बड़ी घटना हो वहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सोर्स ऑनलाइन चल रही उन तमाम थ्योरीज को डिटेल में बताता है जिनके मुताबिक पब्लिक के एक बड़े हिस्से ने इस अटैक को एक स्टेज्ड यानी खुद रचा गया डिस्ट्रैक्शन मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट थी। अप्रूवल रेटिंग्स रिकॉर्ड निचले स्तर पर थीं, ईरान के साथ एक वॉर फेल हो रहा था, एप्स्टीन फाइल्स बाहर आ रही थीं और ट्रंप का अचानक इस डिनर में आने का डिसीजन, ये सब चीजें शक को बढ़ावा देती हैं। और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आग लगाने का काम किया व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के एक स्टेटमेंट ने। डिनर से कुछ ही घंटे पहले फॉक्स न्यूज पर उन्होंने कहा, आज रात कुछ गोलियां चलेंगी।
भले ही ये मजाक में कहा गया हो, लेकिन इवेंट के बाद इंटरनेट पर इसे एक स्क्रिप्ट लीक होने के सबूत की तरह देखा गया। अब इस हिल्टन इंसिडेंट से थोड़ा पीछे हटकर एक बहुत ही सीरियस मैक्रो ट्रेंड को देखते हैं, राजनीतिक हिंसा का नॉर्मल हो जाना। इस पैटर्न को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये हिंसा अब किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। सोर्स न्यूट्रली पॉइंट आउट करता है कि डेमोक्रेट पॉल पेलोसी हों, रिपब्लिकन चार्ली कर्क हों या डेमोक्रेट मेलिसा हॉटमैन, दोनों तरफ के लोग इसका शिकार हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि पॉलिटिकल वायलेंस अब कोई एक्सेप्शन नहीं रही, बल्कि अमेरिकी राजनीति का एक सिस्टमैटिक फीचर बनती जा रही है। आखिर इस हिंसा की जड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका कारण है हम बनाम वो वाली बयानबाजी। जब आप अपने विरोधियों को कीड़े या फांसीवादी करार देते हैं तो वो भयानक रूप ले लेता है। ये एक्सट्रीम ध्रुवीकरण समाज के गुस्से को मास वायलेंस में बदल रहा है। वीडियो इसकी तुलना सीधे तौर पर हालिया फिल्म सिविल वॉर के डिस्टोपियन हालातों से करता है, जो वाकई में डराने वाला है। और इस तरह हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, जो अपने पीछे एक बहुत ही गहरी और चेतावनी भरी सोच छोड़ जाता है। अगर इस लेवल की हिंसा और ध्रुवीकरण अमेरिका जैसी पुरानी और एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी को हिलाकर रख सकती है, तो बाकी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर डर और नफरत की राजनीति संस्थाओं को इस तरह तोड़ने लगे, तो आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।